हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2 पॉइंट सॉरी लक्ष्य नीट बैच में। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। अरे मैं क्या हुआ, दो काम कर रहा था, अभी तुम्हें बताऊंगा क्या क्या मैंने किया है। मैं तुमको खुद बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। एक बहुत पहले ना, 3 साल पहले फिजिक्स वाला का एक चैनल बनाया था, है ना। हमने सोचा था कि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। पता नहीं वो चैनल ही नहीं मिल रहा यार। एक तो इतने चैनल बन गए ना फिजिक्स वाला के, इतने चैनल बन गए, इतने चैनल बन गए कि समझ ही नहीं आता कि चैनल कहाँ गया। तो एक एक्सपेरिमेंट का चैनल था, वो मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं। एक एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाना था, चैनल ही नहीं मिल रहा। पता नहीं, मंडी बना दी है यार, इतने चैनल खोल दिए, इतने चैनल खोल दिए, काम का चैनल ही नहीं मिल रहा। पीडब्ल्यू किस पे आता था यार? पीडब्ल्यू विद्यापीठ, विद्यापीठ रख दिया नाम उसका, या पीडब्ल्यू पाठशाला था। एक मैंने आंखों का ऑपरेशन किया था, वो वाला वीडियो था उस पे। हाँ, आंखों का ऑपरेशन किया था उस पे मैंने। हाँ, हटाओ यार, छोड़ो। आंखों का ऑपरेशन किया था मैंने, आंखों का सस्ता ऑपरेशन। ठीक है, तो वो वीडियो दिखाना था तुम्हें। खैर कोई बात नहीं, पीडब्ल्यू ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। ठीक है ना, देखेंगे। पीडब्ल्यू ज्ञान बोल रहे बच्चे, पीडब्ल्यू ज्ञान नाम रख दिया क्या उसका यार? एक तो परेशान हूं मैं। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। विद्यापीठ टॉक्स नाम रखा उसका। मिला मिला मिला, मिला, विद्यापीठ टॉक्स नाम है उसका। अब विद्यापीठ टॉक्स के सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा मुझे। बस दिखा देता हूं क्योंकि वो कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे यार। नाम ही चेंज कर दिया यार। भाई वो पढ़ाना है बेटा, इसीलिए विद्यापीठ टॉक्स। 1 मिनट रुक जा बस। विद्यापीठ टॉक्स, विद्यापीठ टॉक्स। ये तो चिटिंग है यार, नाम चेंज कर देते हैं। 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है। आ गया विद्यापीठ टॉक्स। इस इस चैनल को शुरुआत ही हमने किया था। मिल जा भाई, इतने वीडियो डाल देते हैं ना, इतने वीडियो डाल देते हैं कि थारा भाई वीडियो ढूंढ नहीं पाएगा। फिक्स वाला कहता है इतने वीडियो डाल दूंगा ना मैं, इतने वीडियो डाल दूंगा ना, इतने वीडियो डाल दूंगा ना कि तू कंफ्यूज हो जाएगा, वीडियो ढूंढ नहीं पाएगा। इतना वीडियो डाल देगा थारा भाई, इतना वीडियो डाल देगा थारा भाई कि तू वीडियो ढूंढ ही नहीं पाएगा। हाँ, ले भाई, आ गया, देख इधर, ये आ गया। यही है क्या? हाँ, देखो देखो देखो। यही है कुछ, यही है। यही है कुछ, यहाँ पे दिखेगा। वो 32 मिलियन व्यूज है, देख रहे हो तुम? अब उसमें वीडियो कौन सा है वो ढूंढ लेता हूँ मैं।
अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा। अरे यार शिट। क्लास में पैसे की वसूली नहीं। इसमें देख भाई रे, आंखों का सस्ता ऑपरेशन दिखेगा तुम्हें अभी। ये दिख रहा है क्या? देख ये रहा, क्लास में किया आंखों का ऑपरेशन, देख भाई क्या। अरे यार फक। क्लिक किया तुम्हें तो क्लिक हो जाना। देख इधर, देखो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी क्लास में एंड आंखों का सस्ता ऑपरेशन। पहले हम आपकी आंखों का चेक करेंगे कि आपकी आंख सही है या कुछ गड़बड़ है। लो ये चश्मा पहनो, मैं चेक करूंगा एक एक करके कि इसका आंख खराब है किसका ठीक है। अगर आपका आंख खराब निकला तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहीं पे करूंगा। मैं सामान लेके आया हूँ, देखो सारे। ये मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? इनको दिखाते हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है? बंद हो गया। हाँ तो इसका आंख खराब है, दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ इसका आंख खराब है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। पेपर पे लिख के दे, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ग्लास है ना, ये सारे नॉन पोलराइज ग्लास है और ये पोलराइज ग्लास है। पोलराइज ग्लास क्या करता है, ये उसी को रिसीव कर रहा जो ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब फोन ऐसे था, लाइट गया तो इसको रिसीव किया। जब मैंने फोन टिल्ट किया तो लाइट ऐसे जा रहा था, इसका कैमरा रिसीव ही नहीं किया। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। पेपर पे लिख के दे, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। देखो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी क्लास में फ्री आई चेकअप एंड आंखों का सस्ता ऑपरेशन। पहले हम आपकी आंखों का चेक करेंगे कि आपकी आंख सही है या कुछ गड़बड़ है। लो ये चश्मा पहनो, मैं चेक करूंगा एक एक करके कि इसका आंख खराब है किसका ठीक है। अगर आपका आंख खराब निकला तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहीं पे करूंगा। मैं सामान लेके आया हूँ, देखो सारे। ये मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? इनको दिखाते हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है? बंद हो गया। हाँ तो इसका आंख खराब है, दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ इसका आंख खराब है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। पेपर पे लिख के दे, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ग्लास है ना, ये सारे नॉन पोलराइज ग्लास है और ये पोलराइज ग्लास है। पोलराइज ग्लास क्या करता है, ये उसी को रिसीव कर रहा जो ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब फोन ऐसे था, लाइट गया तो इसको रिसीव किया। जब मैंने फोन टिल्ट किया तो लाइट ऐसे जा रहा था, इसका कैमरा रिसीव ही नहीं किया। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। पेपर पे लिख के दे, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। देखो बच्चों, आज हम लेके आए फाइनली वीडियो मिला और आपने जो देखा उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ये 3 साल पहले का वीडियो है ना, 3 साल पहले का वीडियो है ये। तो आज यही चीज आपको एग्जैक्टली पढ़ना है। मतलब जब आप चश्मा पहनते हो तो मेरे पास बहुत सारे चश्मा है, मैं अगर तुम सबको एक एक मार दो तो भी खत्म नहीं होगा। देख देख मेरे पास बहुत सारा चश्मा है और इसको सबको मैंने चेक किया। लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो पोलराइडर ग्लास था। अब शायद वो पोलराइडर ग्लास मेरे गाड़ी में पड़ा है नीचे, मैं जाके लाऊंगा, नहीं कल दिखाऊंगा या परसों दिखाऊंगा। इसमें से कोई भी पोलराइडर ग्लास नहीं निकला, सारे नॉन पोलराइड निकले। भाई इतने चश्मा है मेरे पास, इतने चश्मा है, सबको एक एक दे सकता हूं मैं। देख देख ये देख, ये चश्मा है मेरे पास, फिर ये देख ये चश्मा है मेरे पास। हर तरफ से चश्मा पहन सकता हूं, इतने चश्मा है मेरे पास। देख ये चश्मा है मेरे पास, ये चश्मा है मेरे पास, ये चश्मा है मेरे पास। हर तरह से चश्मा पहन सकता हूं मैं। ये चश्मा है मेरे पास, ये देख ये चश्मा है मेरे पास, और ये तो बढ़िया चश्मा एकदम। ये देख ये चश्मा है मेरे पास, ये भी है, ये चश्मा है मेरे पास। इतने चश्मा मैं पहन सकता हूं। देख देख देख। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें से एक भी पोलराइड नहीं है, सब नॉन पोलराइड है। मैंने चेक किया, इसी में थोड़ा 5-10 मिनट लग गया क्योंकि सारे चश्मे एक साथ पड़े हुए थे। हर साल पढ़ाता हूं तो इसको निकालता हूं। अब इसमें से पोलराइड वाला कोई चुरा के ले गया और सारे नॉन पोलराइड वाले बचे हैं, ठीक है। तो आज वही कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, पोलराइजेशन, है ना। तो तुमको मैं फील करा दूंगा 100%, जैसा तुमको अभी एक्सपेरिमेंट में दिखाया है वही सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज के क्लास का जो गोल है, वो है पोलराइजेशन, और यही है वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक। आज वेव ऑप्टिक्स आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन भर भर के आपको करा है, थोड़ा समय लगा है ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो नंबर ऑफ लेक्चर एक कम हो गया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। अब आपको मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट न्यूज कि रिजॉल्विंग पावर,
भी एक क्लास ले लेता है अगर डिटेल में समझे तो। रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब सिलेबस से हट गए, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। इसमें से कोई भी सिलेबस में नहीं है, सब सिलेबस में से हट गए, ठीक है। ओ भाई साहब कितने चश्मा तेरे। एक करे सब 50 रुपए का, गोली मार दूंगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा ना तभी अपलोड करना सर, अभी रहने दो, अभी नहीं जाएगा ये, मैं आपको चेक करके बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो आइए समझते हैं पोलराइजेशन क्या होता है, आइए समझते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो लाइट होता है ना, वो लाइट निकलता कैसे है सर? एटम जब वाइब्रेट करता है या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो जितना एनर्जी लॉस करता है उसी की वजह से फोटोन निकलता है ना। और जो फोटोन निकलता है वो फोटोन एक्चुअल में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके वाइब्रेशन से चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से चलता है। तो देखिए, एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव इमिटेड बाय द एटम ऑफ द लाइट सोर्स। एटम ऑफ द लाइट सोर्स लार्ज नंबर ऑफ वेव होते हैं, है ना, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वेव होते हैं। ईच एटम प्रोड्यूस अ वेव विद ऑन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर E, so all the direction of vibration of E are equally probable। मतलब जैसे मान लो यहां से कहीं सोर्स से लाइट निकला, तो सोर्स से जब लाइट निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक एटम की वजह से इस डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेव आगे जा रहा है, तो दूसरे एटम के वाइब्रेशन से जो लाइट निकला उसका हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो। तीसरे एटम से निकला, क्योंकि एक एटम से तो लाइट निकल नहीं रहा है, सोर्स में लाखों एटम होंगे। अब इक्वली प्रोबेबल ऑफ ऑल डायरेक्शन होता है, सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा था ईएम वेव, तो आपने एकदम प्लेन पोलराइज्ड ईएम पढ़ा था, उसमें आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर रहा है और वेव आगे जा रहा है। यही पढ़ा था। लेकिन जो एक्चुअल में लाइट निकल रहा होता है, जैसे आप कहीं चल रहे होते अचानक से कहते हैं ना आंख चौंधिया गया। क्यों चौंधिया गया? मतलब इतने सारे एटम यहां पे आ रहे होते हैं, इन सारे एटम के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में होता है। देखो क्या लिखा है, एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड बाय द एटम ऑफ द लाइट सोर्स। लार्ज नंबर ऑफ वेव होते, एक वेव नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ वेव से लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रहा था। ईच एटम प्रोड्यूस अ वेव विद ऑन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑल द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वली प्रोबेबल। सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बराबर C इंटू बी नॉट होता है। हाँ सर होता है। तो बताओ, आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो लाइट कैन बी डिस्क्राइब only by electric field, only by electric field, because amplitude of electric field is very very greater than amplitude of magnetic field। क्या आपको यह बात समझ में आता है कि एक्चुअल में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉपलर इफेक्ट नॉट इन सिलेबस, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट बेटा सिलेबस में नहीं है ना, डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर इग्नोर भी कर दोगे, वी वांट मोर क्वेश्चन इन वेव ऑप्टिक्स, पढ़ ले भाई, जितने कराए हैं ना सारे जेई मेन के सवाल करा दिए, अब क्या चाहता है? जे एडवांस के करा दूं क्या? वैसे करा दूंगा भाई, क्वेश्चन भी करा दूंगा, चिंता मत कर, इधर तू पढ़ ले पहले। जब चरस है यार, भरोसा करो, पढ़ ना, स्पैम मत कर, ठीक है, पढ़। देख इधर,
तो यहां पे बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं, और सारे एटम अपना अपना वेव इमिट करता है, और अपने अपने वेव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल स्पेस में हर तरफ वाइब्रेट कर रहा होता है। सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन को इग्नोर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर तरफ हो रहा है, हर तरफ, हर तरफ। तो अब हमारी आंखों में ये लाइट आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, चौंधिया जाएंगे, हमारी आंखें चौंधिया जाएगी। क्यों चौंधिया जाएगी हमारी आंखें? हमारी आंखें इसलिए चौंधिया जाएगी, जब लाइट हमारे आंखों पे पड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी वाइब्रेट कर रहा, इधर भी कर रहा, इधर भी कर रहा, इधर भी कर रहा, तो हमारी आंखें चौंधिया जाती। हम क्या चाहते हैं, पोलराइज करना। पोलराइज करना मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में ही वाइब्रेट करते हुए आगे जाए। इसके लिए हम लगाते हैं पोलराइडर। हम क्या लगाते हैं यहां पे, पोलराइडर। पोलराइडर क्या होता है, पोलराइडर इसको पोलराइज करेगा। कैसे पोलराइज करेगा? तो इसमें बेटा एक टोरोमलाइन क्रिस्टल होता है, और टोरोमलाइन क्रिस्टल को उसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे कट कर देते, ऐसे ऐसे कट कर देते, तो ये वर्टिकल खिड़की जैसा बन जाता है। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा सर? इससे क्या हो जाएगा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास करेगा, जैसे देखो मैं स्केच पेन ले लेता हूं, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, ये इस तरीके से चौंधिया जाएगा, मतलब चकमका जाएगा ऐसे। ये हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। हाँ सर, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, ध्यान से देखो तो, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। अब जैसे ये लाइट गया, ऐसे गया, अब इसमें ये जो लाइट जाने की कोशिश करेगा, ये पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि खिड़की तो ऐसा है। अरे सर, तो ऐसे वाला लाइट क्या हो जाएगा? ऐसे वाला लाइट जो वाइब्रेट कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इससे फिल्टर हो जाएगा। सर ये टेढ़े वाले का ये कंपोनेंट जाएगा, हॉरिजॉन्टल फिल्टर हो जाएगा। सर ये वाला, ये भी नहीं जा पाएगा। जो वर्टिकल होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इससे क्रॉस कर पाएगा। तो जब लाइट आपको यहां पर मिलेगा, तो ये इसी डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहा था वही बचेगा, है ना। इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a single plane is called polarization, is called polarization, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहां पे दो प्लेन डिफाइन होता है बेटा, एक ये प्लेन बनता है, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन बच गया, इसको कहते हैं बेटा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और एक प्लेन ये बनेगा, ये सुंदर देखना, ये कितना सुंदर है देखना, ये एक प्लेन ये बनेगा, ये प्लेन है क्या सर? ये कैसे बनाया आपने? देखो इस लाइन को आगे किया, ये प्लेन आपको इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, हाँ, ये बन जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब यहां से हटा दिया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यहां के वाइब्रेशन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ये होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब आप देखिए, ये है आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में बच गया और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, तो इसको कहते हैं पोलराइड कर दिया हमने, इसमें से हटा दिया, वाइब्रेशन बस ये बचा। अगर मैं तुम्हें चश्मा बना के दिखाऊं, समझना कि एक्चुअल में पोलराइड और अनपोलराइड चश्मे में क्या फर्क होता है। पोलराइड और अनपोलराइड चश्मे में क्या फर्क होता है? तो जो सिंपल ग्लास होता है ना, सिंपल ग्लास का चश्मा ऐसे होता है। देखो कैसे बनाते हैं चश्मा, गांधी जी का चश्मा बनाया तो था बचपन में, ये देखो गांधी जी का चश्मा ऐसे। तो ये सिंपल ग्लास है, सिंपल ग्लास लगाया यहां पे। अगर मैं कलर भी फिल कर दूं तो ऐसा है, सिंपल ग्लास मतलब ऐसा है बेटा, ये सिंपल ग्लास है। और जो पोलराइज्ड चश्मा होता है, वो पोलराइड चश्मा ऐसे क्रिस्टल से हम बनाते हैं, कि इसमें ये क्रिस्टल का एक ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ऐसा ऑप्टिकल एक्सिस होता है। अब लाइट जब हमारी आंखों में पड़ेगी
ऑर्डिनरी लाइट की अगर बात करो, ऑर्डिनरी लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई आएगी। हाँ, जब हमारे आंखों में पड़ेगी तो सारा लाइट क्रॉस करके जाएगा। लेकिन यहां पे ऑर्डिनरी लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, यहां पे ऑर्डिनरी लाइट अगर हमारी आंखों में पड़ेगी तो जो इससे क्रॉस होगा वो सिर्फ ये वाला लाइन बनेगा आगे की तरफ, ये वाला लाइन क्रॉस करेगा, ये वाला लाइन क्रॉस करेगा, ये वाला लाइन सिर्फ क्रॉस करेगा, ये कट जाएगा, इससे पास नहीं कर पाएगा, यही पास करेगा। इसको कहते हैं पोलराइज्ड ग्लास, इसको कहते हैं पोलराइज्ड ग्लास। ये अच्छे और महंगे क्रिस्टल से बना होता है। ये किससे बना होता है? अच्छे और महंगे क्रिस्टल से बना होता है। तो देखो, ये है ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, और इससे जो पास किया, देखो ये पोलराइज लाइट, ये पोलराइज लाइट बन गया। देखो इसको और अच्छे से बना देता हूं, इससे जो पास किया, देखो ऐसे इस लाइन पे जो रहेगा ना वो बचेगा बस। मतलब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा अपने को, ऐसे समझो, ये वाला बचेगा बस, ये वाला बचेगा बस, ऐसे ये वाला बचेगा बस। ये पोलराइज लाइट हो गया, पोलराइज्ड लाइट हो गया। ये क्या हो गया? पोलराइज लाइट हो गया। यहां से जब ये लाइट क्रॉस करके आएगा तो सेम ये लाइट क्रॉस कर जाएगा। तो जब हम ये ग्लास पहनते हैं ना, तो ये नॉर्मल ग्लास होता है, एकदम ऑर्डिनरी ग्लास है, ये सिंपल ग्लास है। यहां से अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज ऑर्डिनरी लाइट ही पास करेगा। ऑर्डिनरी लाइट पास करने के बाद भी ऑर्डिनरी रह जाएगा, ऑर्डिनरी लाइट पास करने के बाद भी ऑर्डिनरी लाइट रहेगा। यहां से ऑर्डिनरी लाइट पास किया तो पोलराइज लाइट हो गया। देखो देखो, अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा एक्सपेरिमेंट, मैं एक चश्मा लेता हूं, ठीक है, मैं ऐसे इस चश्मा को पहनता हूं और इस फोन के स्क्रीन को ऐसे देखता हूं, तो फोन की स्क्रीन से जो लाइट आ रहा है, फोन की स्क्रीन से जो लाइट आ रहा है, मान लो ऑर्डिनरी लाइट है, तो हमारी आंखों में पड़ा है ना, हमारी आंखों में पड़ा, ये हम देख पाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और फिर देखूं तो हमें नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो ये स्क्रीन है, अब तुम ये चश्मा पहन लो, तुम्हें चश्मा पहन लो, चलो तुम्हें चश्मा पहन लो, तुमने चश्मा पहन लिया, हाँ बताओ ये फोन दिख रहा है? हाँ। अब ये फोन दिख रहा है क्या? अभी फोन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है क्या? हाँ। तो ये ऑर्डिनरी ग्लास है, पोलराइज्ड ग्लास नहीं है बेटा। ये कैसा है? ऑर्डिनरी ग्लास है, पोलराइज्ड ग्लास नहीं है। मान लो वहां पे तुमको लिखा हुआ है सब चीजें, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब बोर्ड पे जो भी चीज लिखा हुआ है क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ दिख रहा है। क्या अब भी दिख रहा है ये? हाँ सर, अब भी दिख रहा है, अब भी दिख रहा है। हाँ, तो ये सिंपल ग्लास है, पोलराइज नहीं है। देखो बेटा, अभी भी दिख रहा है और अभी भी दिख रहा है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट ऐसे भी पास कर जा रहा है और लाइट ऐसे भी पास कर जा रहा है, सारी लाइट इस पे आ रहा है, सारी लाइट इस पे आ रहा है, मतलब ये पोलराइज नहीं है। अगर ये पोलराइज ग्लास होता तो ऐसे दिखता और ऐसे में गायब हो जाता। तो मैं यही चेक कर रहा था थोड़ी देर, क्लास इसी में लेट हो गई भाई, मैं चेक कर रहा था, सारी ग्लासेस मैंने चेक करी। देखो ये लाइट आ रहा है क्या? देखो लाइट आ रहा है क्या? ऐसे घुमाऊंगा अभी भी लाइट आ रहा है, मतलब ये सिंपल ग्लास है, पोलराइज नहीं है। पोलराइज्ड होता, पोलराइज्ड होता तो पता है क्या होता? ऐसे दिखता और ऐसे करने पे पूरा गायब हो जाता। एक भी ग्लास पोलराइज नहीं है यार, मुझे गुस्सा आ गया, एक भी ग्लास पोलराइज नहीं मिला। ऐसे देखो, दिख रहा है क्या? हाँ देखो अभी भी दिख रहा है, बाप ऐसे दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, ऐसे घुमाता हूं अभी भी दिख रहा है। अब क्या करूं मैं बता, एक भी ग्लास पोलराइज नहीं निकला। रॉन्ग तो पूरा क्लास हो गया यार, मजे नहीं आया, ग्लास ही नहीं एक भी पोलराइज, ठीक है ना। बट मैं लाके दिखाऊंगा, ये प्रॉमिस है, मैं लाके दिखाऊंगा, सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होगा। तो ये ऑर्डिनरी लाइट पड़ रहा है ना, ये कैसा लाइट पड़ रहा है? ऑर्डिनरी लाइट पड़ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट ही ऑर्डिनरी हो, तो इससे जो लाइट निकल रहा है ऑर्डिनरी लाइट है, तो तुम्हारे आंखों में पड़ रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट होगा तब तो कटेगा। जैसे मान लो तुम चश्मे को कैसे भी रखो तो कोई ना कोई वाइब्रेशन वाला लाइन तो पास कर ही जाएगा, कोई ना कोई वाइब्रेशन वाला लाइन तो पास कर ही जाएगा, ठीक है ना। अभी समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं। सबसे पहले ये बता कि जो लाइट होता है वो क्या होता है? सर ईएम वेव होता है। लाइट क्या होता है? लाइट होता है ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब क्या होता है? ईएम वेव का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करते हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, और वेव इधर जाता है। क्या ये ईएम वेव में पढ़ा है? हाँ। क्या मैं लाइट को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्क्राइब कर सकता हूं?
हाँ सर, लाइट को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्क्राइब कर सकते हो। रीजन क्या है? लाइट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होता है। क्या ये क्लियर है? हाँ। ईच एटम प्रोड्यूस अ वेव विथ इन ऑन ओरिएंटेशन, तो ये एक एक एटम यहां से अपने अपने ओरिएंटेशन में सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ये हो गया बेटा ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट जब पोलराइडर से पास किया, पोलराइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोलराइज कर देता है, तो जब ये पोलराइडर से पास किया तो एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, बस बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्टेट इन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको कहते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसमें कहीं भी तुमको कोई डाउट है तो बोलो, है ना? इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो बोलो, इसमें क्या समझ नहीं आया? ऑर्डिनरी लाइट में सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, ये जब हमने पोलराइडर यूज किया तो सारे अलग अलग डायरेक्शन की रिस्ट्रिक्ट कर दिया और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जो खिड़की है उसी में से पास किया। पोलराइजेशन मतलब खिड़की, है ना? सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा, चिंता मत कर भाई मेरे, चिंता मत कर। सुन, देख यहां पे लिख दिया मैंने, द फेनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called the polarization of light. Perpendicular to the direction of propagation of wave मतलब वेव इधर जा रहा, वेव इधर जा रहा, वेव इधर जा रहा, तो वेव के परपेंडिकुलर इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। देख क्या लिखते हैं, फेनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। इन पोलराइज्ड लाइट द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अकर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड द confined in a single direction in the plane do not occur symmetrically in all possible direction। ऐसा नहीं है कि ये सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। वेव आगे जा रहा है, देखो वेव आगे जा रहा है, तो लाइट वेव के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके किसी भी रैंडम डायरेक्शन में सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा। आफ्टर पोलराइजेशन द वाइब्रेशन बिकम सिमेट्रिकल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। After polarization, the vibration becomes asymmetric about the direction of propagation of light। मतलब लाइट वेव इधर जा रहा, पहले ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, इधर भी ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी करता है, इधर भी करता है, इधर भी करता है, इधर भी करता है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ। लेकिन यहां पे वेव आगे जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा, तो इसको कहेंगे एसिमेट्रिक हो गया, है ना? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक होना। इसमें जो क्रिस्टल यूज करते हैं ना, ये बस जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, इसमें जो क्रिस्टल यूज करते हैं ना, जिसको हम काट काट के खिड़की जैसा बनाते हैं, उसको कहते हैं टोरूमलाइन क्रिस्टल। जो हम क्रिस्टल यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? टोरूमलाइन क्रिस्टल। क्या कहते हैं? टोरूमलाइन क्रिस्टल। जो हम क्रिस्टल यूज करते हैं उसको कहते हैं हम टोरूमलाइन क्रिस्टल। क्या कहते हैं बेटा? टोरूमलाइन क्रिस्टल। When light is passes through the tourmaline crystal, ये नाम याद रखना बस तुम्हें, और कुछ नहीं। टोरूमलाइन क्रिस्टल कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, बताया था ऑप्टिकल एक्सिस। देन वाइब्रेशन ऑफ द लाइट कैरिंग आउट ऑफ द टोरूमलाइन क्रिस्टल अनकन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ डायरेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिधर लाइट जा रहा होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द क्रिस्टल सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो इमर्जेंट लाइट मतलब जो इस क्रिस्टल से बाहर निकलता है उसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है बस आपको? टोरूमलाइन क्रिस्टल। टोरूमलाइन क्रिस्टल क्या नाम है इसका? टोरूमलाइन क्रिस्टल। अब टोरूमलाइन क्रिस्टल ही हम जिस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं उसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। निकोल प्रिज्म इज पूरा का पूरा डिवाइस होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल कहीं पे रख दिया और प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा। प्लेन पोलराइज करने के लिए कोई एक तामझाम क्रिएट करेंगे ना, उसी तामझाम को हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। पूरा तामझाम। तो निकोल प्रिज्म इज ऑप्टिकल डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन
and detection of the plane polarized light. It was invented by Williams Nicol in 1828 ईस्वी में इसको इन्वेंट किया था निकोल प्रिज्म। सर निकोल प्रिज्म अगर पोलराइज करता है तो टोरुमलाइन क्या है? अरे टोरुमलाइन उसमें हम क्रिस्टल यूज करते हैं, उसका ये डिवाइस है निकोल प्रिज्म। इस डिवाइस के अंदर पोलराइडर होता है और उस पोलराइडर जो प्लेन पोलराइज करेगा उसमें निकोल प्रिज्म यूज उसमें टोरुमलाइन क्रिस्टल यूज करते हैं। देख भाई, जो लाइट को पोलराइज करने का काम करता है वो जो क्रिस्टल है उसको कहते हैं टोरुमलाइन क्रिस्टल। सर ठीक है, टोरुमलाइन क्रिस्टल कहते हैं। निकोल प्रिज्म वो इंस्ट्रूमेंट है जहां से हम उसको पोलराइज करते हैं, है ना। निकोल प्रिज्म पोलराइज करते हैं, ये डिवाइस है। इस डिवाइस में एक पोलराइडर होता है, थिन कमर्शियल शीट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क विच मेक्स यूज टू प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन टू प्रोड्यूस एन इंटेंस बीम ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। ये पोलराइडर उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम टोरुमलाइन क्रिस्टल का सीट लगाते हैं और वही सीट क्या करता है, उसको प्लेन पोलराइज कर देता है। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, ये आपको याद रखना है। एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है। देखो ये रहा आपका अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट, देखिए ये रहा अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट। ये रहा आपका टोरुमलाइन क्रिस्टल, ये देखो ये टोरुमलाइन क्रिस्टल। इस टोरुमलाइन क्रिस्टल को हमने यहां पे रखा है जिसको हम कह देते हैं पोलराइजर, पोलराइडर। पोलराइडर के अंदर टोरुमलाइन क्रिस्टल रखते हैं। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ये सिर्फ इस लाइन में वाइब्रेट कर रहा, तो इसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोल देते। देखो वर्टिकल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा तो इसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोल देंगे। और इसके परपेंडिकुलर देखो, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये चीज मैंने आपको समझाया था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और वेव कहां जा रहा, वेव आगे जा रहा। वेव कहां जा रहा, वेव आगे जा रहा। तो यहां पे लिख दिया है डेफिनेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है सर? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है? इसके परपेंडिकुलर, ये है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये बना के दिखा दिया था मैंने पहले ही आपको। ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है। ये ठीक है। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बेटा ये चीजें बता दी है कि क्रिस्टल कौन सा यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को निकोल प्रिज्म कहते हैं। पूरे इंस्ट्रूमेंट को निकोल प्रिज्म कहते हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट को। ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे नीट्स में सवाल आते हैं वो है तोरा मालूस लॉ, लॉ ऑफ मालूस, लॉ ऑफ मालूस। मालूस ये हम सब जो भी बायो है ना, ये यही हमारे पूर्वज थे मालूस। कोई पूछे किस प्रजाति के हो तो मतलब मालूस में है, मालूस है, मालूस, जय मालूस। तो ये मालूस है, लॉ ऑफ मालूस। क्या कहता है सर मालूस? मालूस क्या कहता है सुन, मालूस कहता है कि जो इंटेंसिटी होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। हाँ, और एम्पलीट्यूड यहां पे किसके वजह से लाइट ट्रेवल कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से, है ना, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे इंटेंसिटी को हम क्या लिख देंगे? इंटेंसिटी को क्या लिख देंगे? इंटेंसिटी को क्या लिख लेंगे सर? इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू ई नोट का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, के कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर इंटेंसिटी है। अब मान लो ये ऑर्डिनरी लाइट है। हाँ सर लाइट है ऑर्डिनरी, या कोई भी लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, कोई भी लाइट है जिसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं, जिसकी इंटेंसिटी। तो मालूस ने कहा था कि मान लीजिए कि ये आपका एक लाइट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पे आपने एक पोलराइडर या एनालाइडर कोई भी लगा दिया जिसमें उसको आपने टेढ़ा लगा दिया, ऐसे लगा दिया, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया, ऐसे लगा दिया। इसका जो एक्सिस है वो इस लाइन में है और जो वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस लाइन में है। तो एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन एंड एक्सिस ऑफ पोलराइडर के बीच में एंगल है थीटा।
और मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी कुछ है आई नॉट, किसकी, इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट। तो यहां से जो क्रॉस करके लाइट आएगा, यहां से क्रॉस करके जो लाइट आएगा वो किस लाइन में आएगा? तो भाई ऐसा है कि तुम्हारा वाइब्रेशन इस एक्सिस में हो रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हो तुम। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई कॉस थीटा और एक होगा इधर ई साइन थीटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन में वाइब्रेट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से जो हमने पोलराइडर लिया उसका एक्सिस थीटा एंगल पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्रॉस कर जाएगा क्या? मतलब ऐसी बातें हो गई समझना कि मैंने ऐसे एक्सिस लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो क्रॉस कर जाएगा क्या पूरा पूरा? नहीं, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक कलर से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सिस ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा क्रॉस करेगा, सोचो। और ई साइन थीटा आपका क्रॉस नहीं करेगा, देखो ई साइन थीटा इस देखो एक्सिस इस खिड़की से परपेंडिकुलर हो गया, तो सिंपल खिड़की से पास कराना है। अगर मान लो ऐसा होता कि तुम पोलराइडर को ऐसे रखते और इसका एक्सिस मतलब जिसके अलोंग खिड़की बना है, ये ऐसा है ना, एक्सिस ऐसा है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे वाइब्रेट कर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तुम खुद सोच के बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस वर्टिकल है और इसका खिड़की भी वर्टिकल है, इसका एक्सिस भी वर्टिकल है, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां से जो लाइट पास करके जाएगा उसकी इंटेंसिटी आई नॉट ही रह जाएगी। बोलो क्यों? खुद सोच के बताओ क्यों? नहीं तुम खुद सोचो क्यों, बताओ क्यों? सर इसमें क्या है, ये लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो पोलराइडर पे लाइट आया है वो आई नॉट है, तो ये इंटेंसिटी भी आई नॉट ही होगा। क्यों होगा? कि भाई साहब ये जा रहा है और इसमें खिड़की से एकदम पास कर जाएगा ताबड़तोड़, तो भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे फिल्टर तो हुआ नहीं, तो जितनी लाइट इससे जा रहा है सारे पास कर जाएगा, तो धकाधक इंटेंसिटी आई नॉट आया और आई नॉट गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्यों? अब भाई खिड़की ऐसा है और लाइट ऐसे जा रहा, धक 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 लाइट जाएगा, धक 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 लाइट जाएगा। बोलो तो मालूस क्या पढ़ाएगा? छोड़ो मैं पढ़ाता हूं तुमको। मालूस क्या पढ़ाएगा? छोड़ो, मालूस का लॉ को गोली मारो। बताओ अपना स्टाइल में लॉ देखते हैं, बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये तो एकदम सही बात है। अच्छा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस लाइन में है, तो ये पहले से पोलराइज्ड हो गया ना लाइट, हाँ पहले से पोलराइज्ड है, और इसके परपेंडिकुलर इधर लगा दिया मैंने पोलराइडर ऐसे, देख रहे हो पोलराइडर कहां लगा? ऐसे, मतलब इसका जो एक्सिस है वो ऐसे है। ओ शिट! और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन देखिए ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे है, और ये जो एक्सिस है पोलराइडर का वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बताओ यहां पे लाइट कितनी इंटेंसिटी की जाएगी? तो जो पास करेगा लाइट वो नो लाइट, यहां से कोई लाइट नहीं पास करेगा, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। क्यों? अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, खिड़की तूने ऐसे लगा दिया, अब डैश खिड़की से कुछ पास करेगा? बता क्या, बता खिड़की से कुछ पास करेगा क्या? सॉरी ये तो धोखा हो गई। हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस पोलराइडर के एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो भाई खिड़की तूने ऐसे बनाया है, खिड़की तरह लेटा हुआ है और लाइट ऐसे जा रहा है। बता ये मास्टर का फील आया कि नहीं? भाई साहब क्या एमआर फील है, बताओ। तो ऐसा है कि ये लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो इस लाइट की इंटेंसिटी पास करने के बाद आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइडर यही रह गया। लेकिन यहां से जब पोलराइडर से पास किया जीरो हो गया। बताओ क्यों हो गया? क्योंकि सर खिड़की तुमने ऐसे लिटा दिया, खिड़की को लिटा दिया, ऐसे लिटा दिया और लाइट ऐसे जा रही, पास ही नहीं करेगी। ओके सर समझ आ गया। अब मुझे बताओ, अगर लाइट की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो ये ई नॉट, तो ई नॉट वेक्टर का इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट जाएगा वो तो पास कर जाएगा ई नॉट कॉस थीटा, लेकिन ई नॉट साइन थीटा पास नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोलराइडर के अलोंग ही पास करेगा और वो पास करेगा ई नॉट कॉस थीटा। समझ गया? ये तो आसान है, ई नॉट कॉस थीटा पास करेगा। अब पहले इनिशियल इंटेंसिटी थी आई नॉट, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। हाँ सर, तो इंटेंसिटी फाइनल फाइनल बराबर के ई नॉट का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और के ई नॉट का होल स्क्वायर क्या लिखोगे बेटा बताओ, आई नॉट ही तो लिखोगे, के ई नॉट का होल स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ई नॉट है तो देखो ना, के ई नॉट का होल स्क्वायर आई नॉट है, तो इसको क्या लिखेंगे आई नॉट, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई फाइनल इंटेंसिटी। तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी बड़ी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही है लॉ ऑफ मालूस, लॉ ऑफ मालूस, ये हमारे पूर्वज का लॉ है, लॉ ऑफ मालूस। हाँ, ये खत्म। अब वेरीफाई कर लो, यहां पे बताओ थीटा कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइडर के एक्सिस के बीच में एंगल है यहां पे 0 डिग्री, तो रखो 0 डिग्री। कॉस 0 क्या हो जाएगा सर 1, तो आई फाइनल इज आई नॉट, देखो मैच कर गया। यहां पे एंगल कितना है 90, तो थीटा 90 रखो, कॉस 90 क्या होता है 0, तो फाइनल इंटेंसिटी इसलिए 0 हो गया। यह याद रखना, यह याद रखना, यह इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइडर, यह इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइडर, पासिंग थ्रू पोलराइडर, थ्रू पोलराइडर। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन, एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन, एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ पोलराइडर, एक्सिस ऑफ पोलराइडर। और आई नॉट क्या है, इनिशियल गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट, इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग। बस खत्म खत्म खत्म, मालूस हो गया, मालूस ही मालूस है। देख बेटा, हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहां पे लिख सकता है इंटेंसिटी आई नॉट इज इक्वल टू के ई नॉट का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ गया। देखो, अगर एम्पलीट्यूड ई नॉट है तो ई नॉट का होल स्क्वायर इंटू के कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आई नॉट आएगा। यहां से सिर्फ कॉस थीटा पास किया, तो ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो के ई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के ई नॉट का स्क्वायर आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। खत्म खत्म हो गया, मालूस खत्म। सर इतना आसान है, हाँ भाई अब क्या करूं। अब पता है तुम्हें कंफ्यूजन होगा सर, 1 मिनट, एक चीज समझ नहीं आया कि मान लो यहां पे ऑर्डिनरी लाइट मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होती है, अगर वो पोलराइडर पे फॉल किया, आप बताओ सर, अब अगर इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, इनिशियल इंटेंसिटी, तो यहां पे जो लाइट निकलेगा इस पोलराइडर के खिड़की से पास करके, वर्टिकल अगर रखा है तो वर्टिकल लाइट निकलेगा, इसकी फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी। अभी सवाल ऑफ द ईयर हो गया भाई साहब, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे आप एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कौन सा लोगे, और यहां पे एक्सिस तो वर्टिकल हो गया, पोलराइडर की एक्सिस तो वर्टिकल हो गया, ये पोलराइडर है जो इसको पोलराइज कर देगा, और कर भी दिया अपने डायरेक्शन में, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या होगी बताओ। I/2 कैसे बताओ, रीजन बताओ। I/2 तो तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो एकदम, कैसे, रीजन बताओ। रीजन बताओ तब तो हम मानेंगे, रीजन बताओ तब तो हम मानेंगे। तो देखो, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइडर
and vibration of electric field, vibration of electric field is all possible value from 0 डिग्री टू 180 डिग्री, सारे पॉसिबल वैल्यू है। ये 0 डिग्री भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे वाइब्रेट कर रहा, 30 पे कर रहा, 60 पे कर रहा, 90 पे कर रहा, 180 पे कर रहा, मतलब सारे ही कर रहा है। 180 तक हो जाएगा, सॉरी, हाँ 180 लिखा है, ठीक है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी है, मालूस लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ मालूस। तो लॉ ऑफ मालूस कहता है कि फाइनल इंटेंसिटी बराबर इनिशियल इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें थीटा एक नहीं है, थीटा सारे ही है, तो सारे थीटा है तो खूब चार थीटा ले लोगे। तो इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, और तुम जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2, ये होगा फाइनल इंटेंसिटी। कैसा लगा बताओ? और जो मैंने सिखाया है वही अच्छे से पढ़ना, किताब में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मालूस लॉ में कई बार आप देखोगे कि मालूस लॉ किताबों में ये लिखा होता है कि आई बराबर हाफ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ना कुछ नहीं। मालूस लॉ बड़ा सिंपल है, मैं एक बार और बताऊंगा। मालूस लॉ एक बार और बताऊंगा, देखो। तो इनिशियल इंटेंसिटी इज आई नॉट, और ये इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पे एंगल 0 भी होगा, 30 भी होगा, 15 भी होगा, 60 भी होगा, 90 भी होगा, 45 भी होगा, 120 भी होगा, 150 भी होगा, 170 भी होगा, 180 भी होगा, सारे पॉसिबल एंगल है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो सारे एंगल पे आएगी, मतलब एवरेज ऑफ ऑल एंगल। और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू याद करो, हाफ लिखा था मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हाफ। तो आई नॉट बाई 2 इज द फाइनल इंटेंसिटी। ये कब होगा? जब तुम्हारा ऑर्डिनरी लाइट पोलराइडर पे गिरेगा तब। अगर पोलराइडर लाइट गिरे तब तो उसका एक ही एंगल डिफाइन होगा, अगर पोलराइज लाइट है तो एक ही एंगल डिफाइन होगा। जब अनपोलराइज लाइट गिरता है तब एंगल सारे होते हैं, तब इस सारे एंगल का एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ आएगा। अनपोलराइज लाइट के लिए हाफ होता है हमेशा, लेकिन अगर पोलराइज लाइट है तो उसका तो एंगल डिफाइंड होगा। हमेशा याद रखना बेटा, आफ्टर पासिंग बराबर गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी। जो लाइट गिरा है, गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एक्सिस ऑफ पोलराइडर। ये है कंसेप्ट। ये तुम्हारा मालूस चाचा का लॉ है। जय मालूस। क्या मालूस लॉ में कोई कंफ्यूजन? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। मालूस लॉ में अगर पोलराइड लाइट पहले से ही पोलराइड है और वो पोलराइडर पे गिर रहा है, तब पास करने वाली लाइट की इंटेंसिटी हम एक थीटा रख के निकालेंगे। लेकिन अनपोलराइज लाइट आया तो उसमें सारे पॉसिबल एंगल होते हैं, इसीलिए सारे पॉसिबल एंगल का कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। तो इसलिए फाइनल इंटेंसिटी आपकी आई नॉट बाई 2 आती है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको फील आया होगा। अब सवाल करें बेटा, सवाल करोगे? ये एक थ्योरेटिकल चीज है। इफ थीटा 0 है तो आई बराबर आई नॉट होगा, ये पहले ही पढ़ा दिया तुम्हें। अगर थीटा 90 है तो आई बराबर 0 होगा, पहले ही पढ़ा दिया तुम्हें। और यही उसका एक्सप्लेनेशन है, कोई खास बात नहीं। सवाल देखो, प्लेन पोलराइज लाइट, देखो पहले ही प्लेन पोलराइज्ड है तो एक ही एक्सिस डिफाइन होगा। लाइट विथ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइडर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन मतलब वही पोलराइडर का एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइडर। वाह, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइडर। तो एक्सिस ऑफ पोलराइडर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा। देन इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग लाइट इज, उड़ा दो एकदम, रगड़ दो इसको। तुम कर सकते हो मेरे सहीरो, रगड़ दो इसको, छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं है, गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और उसका पोलराइड लाइट है तो फिक्स एंगल होगा। एंगल बना रहा है 60 डिग्री एक्सिस ऑफ पोलराइडर से। खत्म कर दो, उड़ा दो। सांस मत लेने देना इस सवाल को, पैदा लेने से पहले मार दो इसको। सांस मत लेने दो इस सवाल को। बताओ, फाइनल इंटेंसिटी गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ का होल स्क्वायर, मतलब आई नॉट बाई 4।
बताओ आई नॉट बाई 4 आएगा क्या? 80% लोगों ने सही किया। ये कौन गलत किया भाई? 17% लोगों ने आई नॉट बाई 2 कैसे निकाला जरा बताना। कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना वहां पे। चलो 80% लोगों ने सही किया। वैसे धीरे धीरे लोग करेंगे। स्क्वायर है ना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा बताया था। स्क्वायर नहीं लिया। चांदनी कह रही सर स्क्वायर नहीं लिया। बेटा स्क्वायर तो लेना पड़ेगा ना बेटा। चांदनी ऐसे करोगे चांदनी कैसे चलेगी? चांदनी 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 ये स्क्वायर करना भूल गए। चांदनी चांदनी स्क्वायर नहीं किया और भूल भी रहो एकदम बेशर्मी से। स्क्वायर करना भूल गए तो आसपास में कोई चप्पल पड़ा है, उठा के एक मार लो अपने अपने सोने सोने मुखड़े पर एक चप्पल। चलो नीट 2017 का सवाल है। सर बहुत सवाल आते हैं क्या इससे? बहुत। एक ना मैं तुम्हारे लिए वो बनाया हूं टॉपिक का। कोई भी चैप्टर ना तुम चैप्टर मत समझो, टॉपिक समझो। अगर मैं बोलता हूं ना वेव ऑप्टिक्स, सुन, अगर मैं बोलता हूं वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स माने मतलब समझता है क्या? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, वेव फ्रंट का कंसेप्ट, वेव फ्रंट का कंसेप्ट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। वेव फ्रंट का कंसेप्ट पढ़ो, इंटरफेरेंस अलग से पीएचडी है, डिफ्रैक्शन पे पीएचडी है, पोलराइजेशन पे पीएचडी। 4 अलग अलग टॉपिक कवर करो, चैप्टर कंप्लीट। पहले रिजॉल्विंग पावर हुआ करता था, अब वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये देखो ये कहां से आ गया। ये देखो नीट 2017 का सवाल है। नीट 2017 का सवाल देखो भाई। 2 पोलराइडर P1। अच्छा वाईडीएस से छोड़ दिया क्या? वाईडीएस से छोड़ दिया क्या? कहां लिखा मैंने? यहां है। यही होगा ना इंटरफेरेंस में। अच्छा 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 अच्छा, बाप रे बाप, ये तो पाप कर दिया बे। इंटरफेरेंस का कंसेप्ट तो एक अलग होता है और एक वाईडीएससी। वाईडीएससी यंग डबल, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाईडीएससी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन, फिर है डिफ्रैक्शन। वेव फ्रंट से कोई सवाल नहीं आता, कंसेप्ट कंसेप्ट। और इससे 2 सवाल पक्के हैं। वाईडीएससी सवाल भी कैसा पूछता है? फ्रिंज विड्थ बताओ, अगर मैं लेमडा को डबल कर दिया तो क्या हो गया? भाई फ्रिंज विड्थ लेमडा के प्रोपोर्शनल, कैपिटल डी के प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खेल लो यार। पिद्दू सा सवाल पूछते, पिद्दू सा सवाल पूछते। चलिए देखिए, 2 पोलराइडर P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भाई, ये P1 मान लो, सिंपल एक लाइन से बना दो, ठीक है। और ये P2 मान लो, ये इस लाइन से 90 डिग्री पर, ठीक, वर्टिकल से 90 डिग्री पर। ठीक है, तो 2 पोलराइडर P1 एंड P2 प्लेस्ड विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ, देख देख साला साला पकड़ा गया। अनपोलराइज्ड लाइट I0 इंसिडेंट ऑन P1। अनपोलराइज्ड लाइट I0 आए तो इधर सिंपल I0/2 चला जाए। A third polarizer P3 is kept in between P1 and P2। एक थर्ड पोलराइडर और रखा P1 और P2 के बीच में, P1 and P2 सच दैट एक्सिस मेकिंग एंगल 45 डिग्री। मतलब यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है, इस एक्सिस से 45 डिग्री पे रखा है P3। ठीक है भाई, विथ लाइट ऑफ P1, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2। P2 से जो फाइनल लाइट जाएगा इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सुन भाई सुन, पहले लाइट कौन सा आया? I0, और ये अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट मतलब सारे एंगल, तो सारे एंगल का एवरेज लेंगे तो ये I0 का I0/2 हो जाएगा, बात खत्म। अभी I0/2 इस पे फॉल किया तो यहां पे जो फाइनल इंटेंसिटी होगी, गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बोलो हाँ, कॉस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। I0/2 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब I0/4। तो I0/4 इंटेंसिटी की लाइट यहां पे पड़ी, यहां पे आई कितना? I0/4 इस पे। अब यहां से जाएगा तो इस एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का। तो यहां से जो फाइनल लाइट जाएगा वो हो जाएगा I0/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये आ रहा है तेरा I0/4 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू मतलब 1/√2। कॉस 45 डिग्री 1/√2 उसका स्क्वायर तो 4। तो I0/8 इज योर आंसर। कहीं से भी कोई डाउट है प्लीज, मैं यहीं पे खड़ा हूं, पूछ ले। कोई भी डाउट है तो बता। सवाल ऐसा है कि एक पोलराइडर ये रहा आपका P1,
उसके बाद एक पोलराइडर ये रखा है P2 जो इससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और फिर इससे 45 डिग्री पर एक पोलराइडर ये रखा है P3 जो इस लाइन से 45 डिग्री बना रहा है, इस लाइन से 45 डिग्री बना रहा है। यहां पर लाइट आया तुम्हारा अनपोलराइज्ड आई नॉट, अनपोलराइज कोई एंगल नहीं, सारे एंगल होंगे इसमें। तो आई नॉट का ये हो जाएगा I0/2, I0/2 का यहां हो जाएगा I0/4 45 डिग्री पर, और फिर I0/4 का 45 डिग्री पर ये हो गया I0/8। बता ना भाई, एक बार वापिस बता दीजिए, तो वापिस बता दिए। जीरो क्यों नहीं हुआ सर? जीरो होता बेटा अगर ये I0 इस पे पड़ता तो थीटा 90 लेते, cos 90 जीरो होता, लेकिन बीच में एक और डाल दिया, इसमें और इसमें एंगल 45 का है, तो इस लाइन में आया। अब इस लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो इस लाइन से 45 का एंगल फिर से। P2 में 45 कैसे आया? दो लाइन 90 पर है, 45 क्यों? ठीक है, मेरा काम है बताने का, बता देता हूं। दो लाइन 90 पर है, बीच में एक 45 रखा, तो भाई ये दोनों से 45 बनाएगा। P2 पर 45 कैसे आया? कसम से तू गोबर है। ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, P1 P2, P3 बीच में डाला, ये टोटल 90 था, इससे ये 45 पे डाला, तो प्रभु ये 45 ही होगा। ये पोलराइडर है P1, ये पोलराइडर है P2, बीच में रखा ये P3, तो ये तुम्हारा है P1, इससे लाइट गया, इससे लाइट गया, वो सीधा जाएगा I0/2। I0/2 इस एक्सिस से कितना बनाएगा? 45। तो इससे पास करने वाला लाइट इस लाइन में हो जाएगा, इस लाइन में हो जाएगा, ये इससे कितना एंगल बना रहा है? 45। छी ससुर, फॉर्मूला में कंफ्यूजन है। अच्छा, फॉर्मूला तूने ही तो दिया था, तेरे मतलब हम लोगों के खानदान के तो लोग थे। व्हाट इज ब्रेविस्टर एंगल? अगले साल ड्रॉप करना ना, तब बताऊंगा। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ तो सही, आगे आएगा। चल मैं फिर से कर देता हूं, कोई बात। देख सुन, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश कर। ये बोला P1 एंड P2 आर प्लेस्ड देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, तो ये बेटा है आपका P1, और यहां पे इस लाइन से ये बनाया है, ये बनाया है P2 P1 एंड P2 प्लेस देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल से P1 से ये एग्जैक्टली कितने पर है? 90। ये P1 का एक्सिस है, तो P1 से 90 डिग्री पर है। यहां पर एक बनाया है, ये रखा है P3 यहां से बना रहा है 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, ये तुम लोगे P3 जो कि वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाया है, तो यहां से भी तो 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तभी तो ये लाइन जो तुम्हारा P1 का था, ये P2 90 डिग्री पे, बीच में आपका P3। अब ये लाइट कौन सा पड़ा? अनपोलराइज लाइट, जिसकी इंटेंसिटी I0 है। बेटा अनपोलराइज लाइट जब आता है तो उसमें कोई एंगल फिक्स नहीं होता है, वो सारे एंगल होते हैं, तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। तो जो लाइट गिरा उसकी इंटेंसिटी I0/2 है, तो फाइनल इंटेंसिटी यहां पे क्या होगा? फाइनल इंटेंसिटी यहां पे क्या होगा? तो फाइनल इंटेंसिटी गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी I0/2। देखो गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी I0/2, पोलराइडर ऐसे है तो लाइट यही पास करेगा, लाइट ये पास करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इस लाइन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इस लाइन में, और पोलराइडर ये P3 45 एंगल बना रहा है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये आ जाएगा I0/4। अब इस पोलराइडर से पास किया तो एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना एंगल बना रहा है? इससे 45 डिग्री। देखो इस लाइन में ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये 45 डिग्री की इंटेंसिटी I0/4, और पोलराइडर से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फाइनल इंटेंसिटी गिरने वाले लाइट की इंटेंसिटी I0/4, और ये जो इस पोलराइडर से पास किया वो इसके एक्सिस में वाइब्रेट करता पास करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इससे कितना बना रहा है? 45, कॉस स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा I0/4 कॉस स्क्वायर 45, मतलब कॉस 45 की वैल्यू तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ये 2 4 2 8, I0/8 इज योर करेक्ट आंसर। होप सो
अब तुमको समझ में आया। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट देखो। चलो ये करो, निकोल्स आर ओरिएंटेड, निकोल्स मतलब वही पोलराइडर, निकोल प्रिज्म का पोलराइडर प्लेट विथ प्रिंसिपल प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट विच पासेस थ्रू द सिस्टम इज, क्या बोला है? टू निकोल्स आर ओरिएंटेड विथ द प्रिंसिपल लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट। अब समझो बात को क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट, कौन सा लाइट आया? अनपोलराइज लाइट, किस पे पड़ा होगा? एक निकोल है ना, टू निकोल्स आर ओरिएंटेड विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस एट 60 डिग्री, तो एक निकोल ये और एक निकोल इससे 60 डिग्री एंगल पे है, ये दूसरा निकोल है, मतलब ये पहला पोलराइडर, ये दूसरा पोलराइडर। लाइट जो आया वो अनपोलराइज लाइट है, तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, इससे जो पास करेगा, देखो अनपोलराइज लाइट पास करने पर पोलराइज्ड हो जाता है आई नॉट बाई टू, और इसी लाइन में होगा, इस लाइन में होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई नॉट बाई टू। फाइनल इंटेंसिटी जो होगा वो होगा आई नॉट बाई टू, क्योंकि इंटेंसिटी जो गिरा है वो तो आई नॉट बाई टू हो गया पोलराइडर से पास करके, इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, आई नॉट बाई टू कॉस 60 होता है हाफ, हाफ कॉल स्क्वायर मतलब 4 आई नॉट बाई 8। आई नॉट बाई 8 कितना परसेंट कम हो गया? 8 गुना कम होना, मतलब आधा होना होता है 50%, 12.5% हो जाएगा। अब ये भी समझाना पड़ेगा, इतनी गणित बेटा तो आनी चाहिए, इतनी गणित तो आनी चाहिए, बाप रे, ये भी नहीं आता तो 8वीं क्लास में जाके पर। आठवीं क्लास में जाके पर बेटा भाई, 50% का मतलब होता है आधा हो जाना, 50% हो जाना, और 25% का मतलब होता है 1/4 होना, तो 1/8 गुना मतलब 12.5%। अब मुझे पता है कई लोगों को इसमें भी डाउट होगा, चल ये सवाल देख, टू पोलराइडर आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, टू पोलराइडर आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग 30 डिग्री विथ ईच अदर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, सवाल पढ़ो पहले अच्छे से। टू पोलराइडर्स आर ओरिएंटेड विथ देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट है, प्लेन मतलब ऐसे रखा है। अच्छा, पोलराइडर को ऐसे रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये भी समझना। मान लो कि ऐसे लाइट आया और पोलराइडर को तुमने ऐसे रख दिया, इसके प्लेन में रख दिया, है ना, ऐसे प्लेन में रख दिया पोलराइडर, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसे प्लेन में रख दिया, मतलब एक्सिस ऐसे ही है, लेकिन तुमने ऐसे रख दिया, ऐसे रखोगे तब तो खिड़की से पास करेगा, तुम प्लेन में रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रख दो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और तुम पोलराइडर को ऐसे रख रहे हो इसी के एक्सिस में, तो इसके खिड़की से तो पास करने का मौका ही नहीं मिला, नहीं ऐसे रख दोगे, जब ये एक्सिस है, अब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तभी तो खिड़की से पास करने का मौका मिलेगा। तो टू पोलराइडर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, मतलब ये ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, देखो ये तुम्हारा जो प्लेन्स है वो ऐसे 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 खिड़की है, और लाइट ऐसे, लाइट ऐसे, तो लाइट तो हर डायरेक्शन में आएगा, अनपोलराइज लाइट तो हर डायरेक्शन में आएगा, इंटेंसिटी इसकी आई नॉट है। अब यहां से पास किया, इसका एक्सिस और दूसरे पोलराइडर की एक्सिस 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फाइनल लाइट इनिशियल लाइट के कंपेयर में कितना पास करेगा, ये तुम्हारा सवाल है। फटाफट आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए। बताइए आंसर।
फ्यू लगने से कैंसर आ जाएगा क्या? सॉल्व करना। जब भी लाइट यहां पे फॉल करेगा तो इसकी आधी इंटेंसिटी यहां जाएगी और 30 डिग्री पर क्या हो जाएगा? तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस 30 होता है √3/2, मतलब 3/4, 3/8 हो जाएगा। कितना फ्रैक्शन गया? तो फाइनल इतना है, इनिशियल से डिवाइड कर दो तो 3/8 आंसर आ रहा है। 68%, 69% लोगों ने सही किया, मात्र गधे हैं यार। लाइटर का फील नहीं आ रहा, चश्मे के साथ लाइटर मिला था। चलो इधर करो। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज, प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ वाई वेव के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। बोथ आर 0 डिग्री। इन बोथ केस एंगल इज 0। इन बोथ केस एंगल इज 0। एंगल इज 0। ढंग से सुनना, प्लेन और डायरेक्शन ऑफ द वेव के बीच में एंगल होता है। एंगल बिटवीन प्लेन एंड पोलराइजेशन, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो इससे परपेंडिकुलर होता है तेरा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देख ऐसे ही तो आया था, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर था, ये इधर ऑसिलेट कर रहा है, तो इस लाइन में इसका कंपोनेंट 90 डिग्री पर क्या होगा? 0। अब मान लो लाइट वेव ऐसे जा रहा, लाइट वेव तुम्हारा कैसे ऐसे जा रहा? लाइट वेव, तो लाइट वेव ये प्लेन है पूरा, ये प्लेन है, देख इसी प्लेन के पैरेलल ही तो लाइट वेव गया है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से तो लाइट वेव पैरेलल होता है, ये वाला। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से भी पैरेलल होता है। देख मैं ओरिजिनल डायग्राम निकाल देता हूं। देख ओरिजिनल डायग्राम, लाइट वेव किधर जा रही? लाइट वेव इधर जा रही, ये है लाइट वेव जा रही, ये वेव। तो भाई वेव का लाइन तो सोच इस प्लेन में नहीं है क्या? ये तेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और वेव ऐसे जा रहा है, तो भाई इसी प्लेन में ही तो वेव गया है। ये तेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और वेव ऐसे जा रहा है, तो इसी प्लेन में ही तो गया, तो वेव की डायरेक्शन और इस प्लेन में ही वेव जा रहा है। अगर ऐसे वेव जाता और ये प्लेन होता तो 90 डिग्री बोलते, इसी प्लेन में तो ऐसा गया है। फिर यहां से भी देखेगा तो इसी प्लेन में लाइट गया है। तो स्टार्टिंग का दोनों का एंगल देख, पर के देख, 0 होगा, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में एंगल 90 होगा। इसका दोनों का एंगल 0। नेक्स्ट देखिए, a plane polarized light of intensity I naught, plane polarized light of incident of the polarizer with electric field vector making 60 degree transmission of polarizer, then intensity of the resulting light will be, तो हो गया। सेम सवाल कॉपी हो गया था। अब नेक्स्ट, पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से भी लाइट पोलराइज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं। हम आपको बताते हैं। मान लो ये तुमने कोई एक क्रिस्टल लिया, मतलब मीडियम लिया। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए कुछ म्यू। देखिए इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। देखिए ये है आपका डेंसर मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहां से लाइट रेयरर से फॉल किया, ऐसे मान लीजिए ये आपका एयर, पहले एयर मान के चलते एयर, और ये लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट में, तो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट है, ये सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट है ये,
तो ये जब लाइट किसी एंगल आई पे फॉल किया तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, और कुछ लाइट ट्रांसमिट भी करेगा, भाई ट्रांसमिशन में भी तो लाइट होगा। तो मान लीजिए ये लाइट इससे ट्रांसमिट किया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये आर। ये R1 आर अलग है, ये R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। पार्शियली पोलराइज्ड मतलब थोड़ा बहुत पोलराइज्ड हो गया, और पार्शियली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंट कैसे डिफाइन करोगे? तो इसी प्लेन में तो लाइन आए हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इंसिडेंट रे के प्लेन के परपेंडिकुलर ये पार्शियली पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड, परपेंडिकुलर टू, partially polarized where plane of vibration is perpendicular to plane of incident, perpendicular to the plane of incident। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर पोलराइज हो जाए, लेकिन ये कैसा है? पार्शियली पोलराइज्ड है। अच्छा सर, पार्शियली पोलराइज्ड है, ये फुल्ली पोलराइज नहीं हो। फुल्ली पोलराइज्ड होता है एक कंडीशन पे। कौन सा कंडीशन? यहां पे देखिए, इफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे becomes perpendicular to each other, for a particular angle of incident such that angle of incident sin I बराबर tan I, एंगल ऑफ इंसिडेंट I के करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूं, tan I बराबर म्यू जस्ट मीडियम पे फॉल किया, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेंस I एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर tan इनवर्स म्यू, दैट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट IC बोल देते हैं ना, पर्टिकुलर एंगल है, दैट IC इज कॉल्ड ब्रीवेस्टर एंगल, ब्रीवेस्टर एंगल, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्रीवेस्टर एंगल। वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको हम कहते हैं ब्रीवेस्टर एंगल। ब्रीवेस्टर एंगल मतलब वो एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट सच दैट tan IC बराबर म्यू, वेयर IC इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। जब तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, ब्रीवेस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, ब्रीवेस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, तो एक ऐसा एंगल होता है IC जो tan इनवर्स म्यू मतलब इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये बराबर हो, IC बराबर tan इनवर्स म्यू, तो अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट केस at that case reflected ray completely polarized, perpendicular to the plane of incident। तो एक पर्टिकुलर एंगल डिफाइंड होता है ब्रीवेस्टर एंगल, जिसपे अगर लाइट फॉल किया तब ये 100% पोलराइज हो जाता है, अन्यथा ये 100% पोलराइज्ड नहीं होता। अगर मैं बोलूं इफ जो इंसिडेंट है वो लेस देन IC है, लेस देन IC, व्हाट इज IC? IC इज ब्रीवेस्टर एंगल दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये ब्रीवेस्टर एंगल। व्हाट इज IC इज द ब्रीवेस्टर एंगल जो कि है tan इनवर्स म्यू। इसी केस में रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज होगा, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड इज पार्शियली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड इज पार्शियली पोलराइज्ड। ये कभी भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं होता है, पोलराइज्ड, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड कभी भी नहीं होता, रिफ्लेक्टेड होता है। अब देखना यहां पे कि अगर ये ब्रीवेस्टर एंगल पोलराइजेशन एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंट है या I इज ग्रेटर देन IC, इन दोनों ही केस में
रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड। कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर एंगल डिफाइन होगा किसी मीडियम के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल डिफाइन होगा किसी मीडियम के लिए, और वो एंगल होता है आईसी बराबर tan इनवर्स म्यू, आईसी बराबर tan इनवर्स म्यू। अगर इस एंगल पे लाइट फॉल किया तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज होगा। अगर इस एंगल से, आईसी से छोटा एंगल रखो या आईसी से बड़ा एंगल रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर इस क्रिटिकल एंगल से, ब्रीवेस्टर एंगल से छोटा रखो या एंगल ऑफ इंसिडेंट ब्रीवेस्टर एंगल से बड़ा रखो, दोनों ही केस में रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज नहीं होता है। और ये लॉ है, ये कोई प्रूफ नहीं कि प्रूफ करके दिखाओ उसी एंगल पे क्यों होगा, कोई प्रूफ नहीं है बेटा, ये लॉ है, ये लॉ पूरा लिखा है मैंने अपने हाथों से। If reflected ray and refracted ray becomes perpendicular to each other for a particular angle of incidence such that tan IC बराबर म्यू, मतलब IC बराबर tan इनवर्स म्यू, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम पे फॉल किया, एयर से जिस मीडियम पे फॉल किया, तो IC बराबर tan इनवर्स म्यू, दैट इज कॉल्ड ब्रीवेस्टर एंगल। एट दैट केस रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड, और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा इस केस में, बाकी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, बाकी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये लॉ है। ये क्या है, ब्रीवेस्टर एंगल का लॉ है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, देखो जब भी एयर से अनपोलराइज लाइट इस पे फॉल किया तो किसी भी रैंडम एंगल पे फॉल करेगा ना, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड होते हैं। एक ऐसा एंगल डिफाइन होता है दैट ब्रीवेस्टर एंगल tan इनवर्स म्यू, जिस मीडियम पे फॉल किया उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, या जिस मीडियम से लाइट आया उसके रिस्पेक्ट में tan इनवर्स म्यू इस ब्रीवेस्टर एंगल पे आया है, तो ये कंप्लीटली पोलराइज होगा। पहली बात, कंप्लीटली पोलराइज होगा ब्रीवेस्टर एंगल पे, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होंगे। चौथी बात, ये कंप्लीटली पोलराइज होगा, ये नहीं होगा। पांचवी बात कि अगर एंगल इस ब्रीवेस्टर एंगल से कम है या ज्यादा है तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज नहीं होता। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं सवाल, सवाल डायरेक्ट आएगा इसी कंसेप्ट से, डायरेक्ट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें यही लिखी होगी, कोई अलग नहीं है। मैं पढ़ के भी दिखा देता हूं। The simplest method to produce plane polarized light by reflection method was discovered by Malus. When the beam of ordinary light reflected from surface, the reflected light is partially polarized. देखो मैंने ये लिखा है, देखो ये लिखा है कि जब रिफ्लेक्ट होता है तो ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। लेकिन अगर वही एक ऐसा एंगल हो, ब्रीवेस्टर एंगल, the degree of polarization of the polarized light reflected beam is greatest when it is incident on the angle of polarization, that is called ब्रीवेस्टर एंगल। तो उसमें 100% पोलराइज्ड हो जाता है। सिंपल सी बात है। नीट 2018 का ये सवाल है, आराम से सवाल पढ़िए। अगर ये सवाल आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको पोलराइजेशन समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। पूरे पढ़िए इसको। अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एयर से एक प्लेन सरफेस जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उस पर लाइट फॉल करी एयर से, ठीक है। चलिए, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, किसी आई एंगल पे है ना, आई एंगल पे, it is found that reflected and refracted rays are perpendicular to each other। बस हो गया कांड, यही तो केस था। It is found that reflected and refracted ray are perpendicular to each other। तो पक्का वो जो आई है वो ब्रीवेस्टर एंगल है, वो दैट आई इज इक्वल टू IC। अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज्ड होगा, रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर होंगे। पढ़ो ऑप्शन। Reflected light is polarized with its electric vector parallel to the plane of incident। अच्छा, polarized parallel to the plane of incident। अच्छा, reflected light is polarized with its electric field vector perpendicular to the plane of incident। अच्छा, आई जो एंगल आया है tan इनवर्स 1 बाई म्यू होगा, आई जो एंगल है वो sin इनवर्स म्यू होगा। बताइए चार ऑप्शन में से, पूरी जान लगा के सोचिए, पूरी जान लगा के सोचिए, जितना मैंने समझाया है पूरी क्षमता से सोचिए, पूरा पढ़ के आपको बताया है। बताइए, थोड़ी देर बैठ जाऊं मैं, बूढ़ा आदमी हो गया, थक गया हूं।
हो गया टाइम क्या? बी इज योर आंसर, क्योंकि ब्रेविस्टर एंगल तो tan इनवर्स म्यू है, 1/μ तो है नहीं, और आपको बोला है कि जो पोलराइजेशन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट है। 83% लोग समझ गए। वाह यार, तुम फोकस से सुनते हो है ना, जो स्पैमर होते हो बीच बीच में स्पैम करते रहते हैं। तुमने परेशान बहुत किया बीच में, है ना, बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली, है ना, बिल्कुल वो भद्दी बातें हैं जो तुमने लिखा, लेकिन बच्चे जो 83% है वो समझ रहे थे और उन्होंने फोड़ दिया। शर्म करो। बहुत बढ़िया, ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो लिखा है मैंने, लिखा है, सारे बात लिखी है। रिफ्लेक्टेड रे एंड reflected and refracted becomes perpendicular to each other for a particular angle of incidence such that tan IC is equal to mu. तो IC is equal to tan inverse mu, that is called Brewster angle. Where polarization angle at that case reflected ray completely polarized perpendicular to the plane of incident. क्या लिखा है? Perpendicular to the plane of incident. ये पूरा है बात, इसमें पूरा है लिखा हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। For I बराबर थीटा p reflected light partially polarized. अबे अच्छा हाँ सही तो है। इन अ केस ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन फॉर आई बराबर थीटा पी रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज। सही है, रिफ्लेक्टेड 100% पोलराइज होता है, रिफ्रैक्टेड थोड़ी ना होता है। फॉर आई बराबर थीटा पी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड सेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है। फॉर आई इज लेस देन थीटा पी और आई इज ग्रेटर देन थीटा पी बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स पार्शियली पोलराइज। क्या ये तीनों बातें समझाइए? किस एंगल पे पोलराइज होता है? ब्रेविस्टर एंगल पे। उस ब्रेविस्टर एंगल पे जब पोलराइज्ड होता है, ब्रेविस्टर एंगल पे जब पोलराइज्ड होता है तो कौन सा लाइट पोलराइज्ड होता है? कौन सा लाइट पोलराइज्ड होता है? कौन सा लाइट पोलराइज्ड होता है? देख क्या लिखा है, कौन सा लाइट पोलराइज्ड होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड, देख, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज परपेंडिकुलर प्लेन एंड रिफ्रैक्टेड इज पार्शियली पोलराइज। उस केस में भी रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज होता है। क्या तीनों बात आपको समझ में आई? पढ़ ले अच्छे से, पढ़ ले अच्छे से। क्या बताया था? रिफ्लेक्टेड जो है वो ब्रेविस्टर एंगल पे पोलराइज होगा, ब्रेविस्टर एंगल से कम या ब्रेविस्टर एंगल से ज्यादा पे पोलराइज नहीं होगा। और ब्रेविस्टर एंगल पे जो पोलराइज होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्रैक्टेड नहीं होता। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड उस केस में परपेंडिकुलर होते हैं ब्रेविस्टर एंगल में। यही तो बात तुमको बताई है मैंने। चलिए सवाल देख, नीट सॉरी केईसीटी 2011 का सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल, इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना? ठीक, अच्छे से पढ़ो। द क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/μ। क्रिटिकल एंगल किसी मीडियम का है, मतलब इस मीडियम में अगर लाइट यहां से, मीडियम क्रिटिकल एंगल वो वाला TIR का, ये क्रिटिकल एंगल मतलब ब्रेविस्टर एंगल नहीं, ब्रेविस्टर एंगल को हम कहते हैं पोलराइजेशन एंगल और ब्रेविस्टर एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल फॉर TIR, एंगल फॉर TIR, एंगल फॉर TIR for the certain medium is sin inverse 3/5. Sin inverse is 3/5. The polarizing angle of the medium is, polarizing angle of the medium is, polarizing angle उस मीडियम का क्या होगा? चलो देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। याद रखना कि क्रिटिकल एंगल हमेशा डिफाइंड होता है डेंसर से रेयर। अब इसमें मीडियम की बोला है और बाकी दूसरा मीडियम नहीं बोला, तो दूसरा मीडियम एयर होगा। तो इस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल जो IC होता है उसका फॉर्मूला लिखो। क्रिटिकल एंगल मतलब इससे 90 डिग्री पर लाइट चला जाता है क्रिटिकल एंगल, तो तुम जानते हो साइन IC क्रिटिकल एंगल बटा साइन 90, क्योंकि जस्ट TIR हुआ है तो 90 पे जाता है, इज इक्वल टू AR1 बटा म्यू। यही तो फॉर्मूला है, तो यूज करो और सॉल्व करो। कर लोगे तुम, कर लोगे तुम, कर लोगे भाई, तुम कर लोगे। देखिए देखो, तो साइन IC
बटा साइन 91 इज इक्वल टू 1/μ। तो तुम्हें क्रिटिकल एंगल ये दिया हुआ है, मतलब आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा आईसी इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स को यहां ले जाओ, तो साइन आईसी तुम्हारा दिया 3/5। साइन आईसी को लिख लो 3/5 इज इक्वल टू 1/μ। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। ये म्यू इज इक्वल टू 5/3। हम जानते हैं आई बी ब्रिवेस्टर एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू की वैल्यू हो गई 5/3। tan इनवर्स 5/3 है कहीं पे? tan इनवर्स 5/3। ओ वाह, 33% लोगों ने सही किया। ये 4/5 3/4 कैसे ले आया बे? अच्छा, तुमने कांड कर दिया कि तूने सोचा क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स में दिया है। अरे बाप रे बाप, मैं जहर है कहीं तो दे दो यार, कोई जहर की पुड़िया है। ओह, जबकि समझाया क्रिटिकल एंगल रिवेस्टर एंगल नहीं है, ये टीआईआर वाला एंगल है। ये टीआईआर वाला एंगल है। और टीआईआर वाला एंगल कैसे लिखते हैं, ये पूरा फॉर्मूला लगाया मैंने। तो ये टीआईआर वाला मतलब ये तुम्हें दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल आईसी साइन इनवर्स 3/5। तो आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो साइन आईसी 3/5 ये तुमको दिया है, ये तुमको दिया। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, आईसी इज इक्वल टू 1/μ होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता था इसलिए मैंने पूरा ड्राइव किया। फॉर क्रिटिकल एंगल मतलब टी आई आर, फॉर क्रिटिकल एंगल मतलब टी आई आर। टीआईआर के लिए हम लिखते हैं साइन आईसी बटा साइन 90 इज इक्वल टू 1/μ। साइन आईसी हो जाएगा 1/μ। साइन आईसी की वैल्यू हमको दिया हुआ है साइन आईसी 3/5, 3/5 इक्वल टू 1/μ। तो म्यू हो जाएगा आपका 5/3। और हम ब्रिवेस्टर एंगल जानते हैं आईबी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू 5/3। दूसरा आएगा बीच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू द साउंड एंड लाइट वेव पोलराइजेशन। साउंड का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, बताओ क्यों? साउंड का पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। डिफ्रैक्शन होता है साउंड का, हाँ वो तो खूब होता है, मजे मजे में होता है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि वेव ऐसे जाती है, तो पोलराइजेशन अप्लाई नहीं होगा साउंड पे ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या पोलराइजेशन ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव? यस, पोलराइजेशन ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव। कल क्लास कितने में से रखना है? चाहो तो थोड़ा जल्दी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम बिहार से होगे तो छठ घाटे जाओगे, बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे। कोई बात नहीं, आप वही लेक्चर संडे को पढ़ लेना बेटा। कोई मारा मारी मत करो, कोई माथा फोड़ी मत करो प्लीज। वही लेक्चर आप संडे को पढ़ लेना, ठीक है? इन कल तो क्लास होगी, है ना? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक दिन तो पढ़ाने दो भाई। तुम्हारा पहला ऐसा बैच होगा, मतलब कसम से बोल रहा हूं, तुम्हारा पहला ऐसा बैच होगा जिसमें सबसे कम क्लास एक्स्ट्रा में। मॉर्निंग में नहीं, ऐसा कर लेते हैं दोपहर के टाइम में रख लेते हैं, थोड़ा सा 3 बजे रख लो, शाम को ज्यादा जल्दी मतलब 3 बजे रख लो। मॉर्निंग में मेरी तो क्लास है ना बेटा यकीन में, चाहो तो 11 बजे रख लो, क्योंकि क्लास है ना। अब एक साला झूठ बोल रहा है, अभी स्कूल है मेरा। कहाँ स्कूल है साले? स्कूल ही पढ़, फिर मत पढ़। बहुत सर दर्द है तुम्हारा बैच यार।
पढ़ना ही नहीं चाहता, एकदम नालायक है ना। 3 बजे से रख देता हूं, शायद सेकंड क्लास होगी नहीं, मैं पूछ लेता हूं एक बार। 3 बजे से 4:30, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। छठ घाटे 6 बजे जाना होता है, तो आराम से 3 बजे से 4:30 तक पढ़ लेगा। और घर में तो कोई काम करने वाला है नहीं, और ज्यादा काम है तो बाद में पढ़ लेना। 3 बजे सोच रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एएफएमसी 2007 का सवाल है, रजिस्टर्ड एंगल इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tan इनवर्स म्यू। तो रूट म्यू क्यों होगा भाई, tan इनवर्स म्यू, चौथा है आंसर tan इनवर्स म्यू, ठीक है। और देख भाई, तू 1000 बच्चा है, हजारों टाइम बोलेगा, लेकिन सबका टाइम पॉसिबल नहीं है ना बेटा। ऐसा टाइम रखना पड़ेगा जो सबके लिए फिजिबल हो, है ना। और वो 3 बजे है। अब तू कुछ भी बोल ले, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है ना। सबके हिसाब से क्लासेस होंगी, ठीक है ना। When polarized light beam is incident from air onto glass at the polarizing angle, then reflected beam is polar। देखो करो, इसको करो, शायद नहीं होगी ना, जूलॉजी क्लास नहीं होगी। पूजा ना करे, पूजा करो बेटा, 24 घंटे पूजा तो नहीं करोगे, पूजा कर लेना थोड़ा और पढ़ लेना। ये बदतमीजी करता है, पूजा ना करे मतलब। 3 साल ड्रॉप करने के लिए रेडी हो तो मत, मतलब पूजा ही करो, पढ़ो मत, 3 साल ड्रॉप करना। जूलॉजी क्लास नहीं होगी शायद, मैं पूछ लेता हूं एक बार। नहीं होगी जूलॉजी क्लास, ठीक है। तो कल 3 बजे से क्लास होगी, 4:30 छोड़ दूंगा। 4:30 के बजे बाद तुम 3-4 घंटे आराम से पूजा करना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। छठी मैया को पकड़ के बैठ जाना एकदम। छठी मैया सिलेक्शन करा दो, छठी मैया देंगी तुमको 2 थप्पड़, बोलेंगी पढ़ाई लिखाई तुम्हारा सारे भाई, पहले पढ़ो तब मैं कृपा करूंगी, है ना। छठी मैया बोलेंगी पहले पढ़ो फिर मैं कृपा करूंगी। ऐसा नहीं कि छठी मैया कृपा नहीं करेंगी, लेकिन बोलेंगी पहले पढ़ो फिर कृपा। हाँ, पहले मन लगा के पढ़ो फिर मैं कृपा करूंगी, ठीक है। तुम्हारी क्लास 3 बजे से होगी कल, चल ये करो भाई। When unpolarized light beam is sent from air into the glass of refracting retina at the polarizing angle, polarizing angle पे आया है तो बताओ क्या होगा। पोलराइजिंग एंगल पे आया तो बताओ क्या होगा, बताओ। पोलराइजिंग एंगल पे आया तो बताओ क्या होगा। हे प्रभु मेरे मालिक, हर बच्चे का डिमांड अलग अलग होगा, हर टाइम पे क्लास रखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका सुटेबल टाइम नहीं बैठता तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, सुटेबल टाइम बैठता है तो लाइव देख लेना। 3 बजे इज परफेक्ट टाइम, कूल कैप्शंस, मजा आएगा, है ना। चलिए कहिए, यकीन मॉड्यूल बेस्ट है या एनसीईआरटी पन, जो तू सॉल्व कर लेना लेने के बाद वो बेस्ट है, तो बस सॉल्व कर लेना बेटा। चलो ये बता, रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज 100%, ये तो सही है। रिफ्लेक्टेड बीम पार्शियली पोलराइज, हाँ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्ट ना, ये गलत है। द रीजन ऑफ द ऑप्शन ए इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्ट, पहला आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से तो। बताओ, पहला आंसर लग रहा है मुझे तो, दूसरा तीसरा तो लग ही नहीं रहा। इसमें भी सिर्फ 54% लोग ही कर रहा है, 28% लोग कह रहे हैं प्रिपेस्टर एंगल पे पार्शियली पोलराइज कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड वाला। रिफ्रैक्टेड तो होगा लेकिन रिफ्लेक्टेड क्यों होगा। सोमोनंद स्वामी होता है। नेक्स्ट देखो, द प्रिपेस्टर एंगल IB फॉर द इंटरफेरेंस शुड बी
ब्रिवेस्टर एंगल आई बी फॉर द इंटरफेरेंस वुड बी, ब्रिवेस्टर एंगल, अरे भाई ये क्या है सवाल भाई, ब्रिवेस्टर एंगल आई बी फॉर द इंटरफेरेंस वुड बी, सोचना जरा, ये बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। ब्रिवेस्टर एंगल आई बी फॉर द इंटरफेरेंस वुड बी, मतलब ये इंटरफेरेंस सरफेस है, इंटरफेस, इंटरफेरेंस नहीं है ये, सॉरी, इंटरफेस, इंटरफेस मतलब बाउंड्री, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, लाइट इस पर आया, मान लो आई है, तो जो आई बी होगा वो कितना हो सकता है, 45 डिग्री से 30 से 45 के बीच में, 45 से 90 के बीच में। बड़ा बढ़िया सवाल है, मजा आया, मजा आया। करो तो एक बार, सोचो तो, और सोच के आंसर टिक करना, 45 सेकंड का टाइम है, सोच के आंसर टिक करना। द ब्रिवेस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी, किसी भी इंटरफेस के लिए ब्रिवेस्टर एंगल कितना हो सकता है, अब सोच के जवाब दो, थोड़ा सोचो कि ब्रिवेस्टर एंगल क्या हो सकता है। तो किसी भी इंटरफेस के लिए ब्रिवेस्टर एंगल तो होता है tan इनवर्स म्यू, तो tan ब्रिवेस्टर एंगल tan आई बी बराबर म्यू, और जो म्यू की वैल्यू है वो डेंसर मीडियम, मतलब ये एयर है, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसकी डेंसर मतलब 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये एंगल 1 से ज्यादा है, अगर एंगल 1 होता तो ये 45 आता, अगर एंगल 1 से ज्यादा है तो ये 45 से तो ज्यादा ही होगा। आईबी 45 से कम कभी भी हो ही नहीं सकता, मतलब ब्रिवेस्टर एंगल 45 से कम हो ही नहीं सकता। हाँ 45 और 90 के बीच में हो सकता है, मतलब 45 तो हो ही नहीं सकता और 45 से छोटा भी नहीं होगा, ये गलत है। सीधा 90 नहीं, 45 से बड़ा कोई भी चलेगा, ये 30 से छोटा नहीं हो सकता। 45 से छोटा नहीं होगा तो 30 से छोटा कैसे होगा, 45 से छोटा हो ही नहीं सकता। ये आंसर है दूसरा। वाओ, जस्ट वाओ क्वेश्चन, दूसरा आंसर होगा। 25% लोगों ने सही किया, नहीं अच्छा 57-58% लोगों ने सही किया। तूने सोच लिया क्या बेटा? मैंने क्या बोला था कि एयर से किसी मीडियम में जब लाइट फॉल करेगा, तो जब एयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तभी ब्रिवेस्टर एंगल डिफाइन होगा। तो किसी भी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1 से ज्यादा होती है, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 और ये म्यू, तो आई बी बराबर tan इनवर्स म्यू, तो tan आई बराबर हो जाएगा म्यू। म्यू की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, 1 से ज्यादा ही होगा डेंसर के लिए। 1 रखते तो 45 होगा, 1 से ज्यादा रखेंगे तो 45 से ज्यादा होगा एंगल। वाओ गजब। और इनफाइनाइट तो म्यू होगा नहीं, इनफाइनाइट होगा नहीं तो 90 ले नहीं सकते, tan 90 पे म्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, सच में मजा आया कि नहीं है बताओ, सच में मजा आया कि नहीं है? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग से भी हम क्या होते हैं कि पोलराइजेशन होता है। कैसे स्कैटरिंग क्या होता है कि जब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब द लाइट, एब्जॉर्ब द लाइट एंड री इमिट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, री-इमिट द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या कहता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, डस्ट पार्टिकल लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये डस्ट पार्टिकल जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो लाइट किसी एक डायरेक्शन में आ रहा है, डस्ट पार्टिकल उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा और उसको हर पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट करने लगता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट कर लेना। वही तो स्कैटरिंग रीजन होता है जिसके वजह से आपको आसमान सुबह में ब्लू दिखाई देता है, यही तो रीजन होता है। और जो स्कैटरिंग का पावर है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग या फिर डिग्री ऑफ स्कैटरिंग, कितना स्कैटरिंग होगा, डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ ज्यादा होता है उतना कम स्कैटरिंग होता है, जितना वेवलेंथ कम होगा वो स्कैटरिंग उतना ज्यादा होता है। तो ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होगा कि रेड का? ब्लू कलर स्कैटर मोर, ब्लू कलर स्कैटर मोर देन रेड, इसलिए आसमान ब्लू दिखाई देता है। आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो सन से जो लाइट आता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा देर ध्यान से सुनना, सन से जो लाइट आता है उसमें सारे कलर होते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ब्लू को हर डायरेक्शन में मीट कर देता है। लाइट का स्कैटरिंग, रेड का स्कैटरिंग होता नहीं है, तो रेड हमारी तरफ पहुंच जाता है, है ना, और ब्लू का वो स्कैटरिंग हो जाता है। अब ये हर डायरेक्शन में जो लाइट इमिट करता है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर जो लाइट इमिट हो रहा है वो तुम्हारा प्लेन पोलराइज लाइट होता है। जो लाइट इमिट हुआ है परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, ये है इमिटेड लाइट,
इमिटेड लाइट, इमिटेड लाइट, लाइट, लाइट परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। सर ऐसा क्यों? ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया, ऐसा होता है। जो इंसिडेंट लाइट है, उस इंसिडेंट लाइट को ये सारे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। वॉयलेट भी तो पार्ट ऑफ ब्लू ही हो गया, वॉयलेट भी तो हल्का ब्लू जैसा ही दिखता है यार, बिल्कुल वॉयलेट का ही होगा, वो भी तो ब्लूइश थोड़ा होता है ना, इसलिए आसमान थोड़ा ब्लूइश दिखता है। चलो, तो जो इंसिडेंट लाइट है उसको पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया और हर डायरेक्शन में लाइट इमिट किया, पीछे भी किया, आगे भी किया, ऊपर भी किया, नीचे भी किया, हर तरफ किया। हर तरफ करने के बाद, हर तरफ करने के बाद जो इस डायरेक्शन में आया है, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट इमिट हुआ है, वो तुम्हारा पार्शियली पोलराइज्ड होता है। ठीक है ना? सॉरी प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। ये लिखा हुआ है यहां पे सारी चीजें। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर such that dust air molecule, it is absorbed by the electrons in the molecule, hence electrons start vibrating. These vibrating electrons emit radiation in all direction, emits radiation expect in the own line of vibration। मतलब जिस लाइन में एटम वाइब्रेट करता है उसको छोड़ के सारे डायरेक्शन में इमिट करता है लाइट। इमिटेड रेडिएशन लाइट scattered in a direction perpendicular to the direction of incident light is plane polarized। देखो, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर में जो जाता है वो तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। यहां पे कहानी लिखी है, जो मैंने बनाया वही लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। ये इंसिडेंट लाइट आया ऐसे, स्कैटर्ड लाइट पोलराइज्ड, जो परपेंडिकुलर गया है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। ये यहां पे लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर आपके सिलेबस में है नहीं। फाइनली आपका ये सिलेबस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद एटम स्टार्ट करेंगे। We will start atom from next lecture. We will start atom from next lecture. From next lecture. और एटम आपका 2 से 3 लेक्चर लगेगा। अगर मैंने 2 घंटे पढ़ा दिए तो 2 लेक्चर मैक्सिमम, नहीं तो 3 लेक्चर लगेगा। तो 2 से 3 लेक्चर लगेगा इसमें, 2 to 3 लेक्चर, और 3 लेक्चर आपको लगेगा वेब में, और 4 लेक्चर लगेगा आपको 4 नहीं 5 लेक्चर लगेगा, 5 लेक्चर लगेगा सेमीकंडक्टर। क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर इसमें से बहुत सारे सिलेबस आपके हटा दिए। हाँ भाई, रेनबो भी पढ़ाऊंगा मालिक, बाप रे बाप, रेनबो में मैं सिलेबस नहीं खत्म किया अभी, पढ़ा के जाऊंगा। हे मालिक प्रभु, मेरे अन्नदाता मालिक, पढ़ा के जाऊंगा, सिलेबस अभी नहीं खत्म किया है। तो देखो, एटम 2 से 3 लेक्चर। ये न्यूक्लियाई में बेटा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, थोड़ा फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, बट रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, और इसमें ट्रांजिस्टर हटा दिया है। 6 लेक्चर लगता था पहले, 6 लेक्चर लगता था पहले सेमीकंडक्टर में, 6 लेक्चर लग जाता था, 6 लेक्चर सेमीकंडक्टर में, लेकिन उसमें पूरा ट्रांजिस्टर हटा दिया और पूरा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एंड ट्रांजिस्टर रिमूव्ड। एक भी सवाल जेई में और नीट में ट्रांजिस्टर रेडियो एक्टिविटी से नहीं है, रिमूव फ्रॉम सिलेबस। नहीं तो न्यूक्लियाई में भी 4 लेक्चर लग जाता था, तो 5 3 8 और 10 से 11 लेक्चर, मतलब 2 वीक ढंग से पढ़ा दिया तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है, बोर्ड PYQ कराऊंगा, मैं दूंगा भी और साथ में कराऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे काम कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, टाइम आने पे बताऊंगा। बहुत अच्छी चीज बना रहा हूं एक, है ना, पूरी फिजिक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी एक बार और। मैं डीजी ने तो खत्म कर ही दिया है, एक मौका और दे।